हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी ऑल एग्जाम्स 2024-25 की सभी शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी ऑल एग्जाम्स 2024-25 की सभी शिफ्टों में आप लोग जीके जीएस में सेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने दोस्तों 100% सब कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब इस सीट को दोस्तों हम लोग पूरी तरह से अपने सामने करेंगे। यहाँ से जितने भी फैक्ट, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, A to Z हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हमारे एक एक सेंटेंस है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं। आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अब चलिए 6 उन मूल अधिकारों को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक आता है। और लास्ट आपका दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप चलिए दोस्तों, ये आपका सुपर टॉपिक है। आपके यहाँ से दोस्तों हर आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट दिया था, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। और कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को पलट दिया जाता है, यानी डायरेक्ट आपके दोस्तों क्वेश्चन में आर्टिकल दिया जाता है, आपके ऑप्शन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। जैसे हमारा दोस्तों सेकंड पॉइंट है। तो हर दोस्तों ट्रेंड से आप लोग क्वेश्चंस को रिवाइज रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें प्रावधान किया गया है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 दोस्तों हाईलाइटेड है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। ये सारे ट्रेंड में रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को दोस्तों अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के तहत दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 23 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों की नियोजन के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों
44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डाकले क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से अधिकार हैं या अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते या दोस्तों नष्ट नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है, इसको आप रट के रखेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग क्लियर रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में देखेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी। आप जानते हैं दोस्तों एसएससी में आपका सबसे पहले सीजीएल लगा है, उसके बाद में एमटीएस लगा है, जीडी भी आपकी आ चुकी है, रेलवे में आरपीएफ आपका लगा ही है, इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी ग्रुप डी कभी भी आ सकती है। बिल्कुल अपडेटेड पीडीएफ है दोस्तों। आपके क्वेश्चंस के सभी लेवल्स को, उनके दोस्तों ट्रेंड को, उनके पूरे वेटेज को देखते हुए पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किया गया है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस है। इनमें से दोस्तों किसी भी वैकेंसीज में आप अच्छी फाइट कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर का क्रिकेट से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खेल जगत आपका ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा। खेल जगत से दोस्तों बहुत सारी सीडी आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से लगाई गई हैं। टॉपिक आपका क्या दोस्तों, प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां हैं। सी मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने 100% टॉपिक से जितने भी फैक्ट, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। अगर इस दोस्तों सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर का क्रिकेट से। टॉपिक हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों हॉकी से। तो सबसे पहले आता है आगा खां कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका। उसके बाद में दोस्तों बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इतना आप लोग यहाँ से रट के रखेंगे पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा डीसीएम ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में डूरंड कप आपका हजारों बार पूछा गया है। रोवर्स कप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी कप। इतना यहाँ से आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो अधिकांश आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों। उसके बाद में रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ईरानी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया और जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया। इसको भी पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो बारना वेले कप हो गया जो कि पुरुषों का प्रतियोगिता है। जयलक्ष्मी कप हो गया दोस्तों, महिलाओं की प्रतियोगिता है। राजकुमारी चैलेंज कप ये जूनियर महिलाओं का है। रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन से संबंधित देखेंगे तो नारंग कप आएगा, चड्ढा कप आएगा, अमृत दीवान कप आएगा। 3 कप यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बास्केटबॉल से देखेंगे दोस्तों तो नेहरू कप हो गया और फेडरेशन कप, ये आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़े और हैं दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। अगला क्या है आपका पोलो। पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया दोस्तों और राधा मोहन कप हो गया। गोल्फ से संबंधित देखेंगे दोस्तों तो वाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप हो गया। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट रखने ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। टॉपिक आप जान गए होंगे। प्रत्येक खेल में दोस्तों एक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं तो सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। करेक्ट आंसर का 6 खिलाड़ी। टॉपिक हमारा विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम दिए गए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों रग्बी फुटबॉल से। तो इसमें टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्रिकेट देखेंगे, हॉकी और फुटबॉल तीनों के साथ, क्योंकि तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। इसको आप किसी भी ट्रिक से दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। वाटर पोलो और कबड्डी की बात की जाए दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। लाल टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस तीनों के साथ देखेंगे क्योंकि इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से अपडेट रखने। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया है,
भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग जानते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से ले गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए, समवर्ती सूची कहाँ से ले गए, संघीय व्यवस्था कहाँ से ले गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ले गई। तो जितने भी फैक्ट, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने 100% सब कवर है दोस्तों। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है दोस्तों आपका भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। शुरू करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर पॉइंट रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख, ये इतने उपबंध दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़िएगा, अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार का सुपर पॉइंट है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, इत्यादि चीजें दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व हो गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हो गई तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, इत्यादि उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए। इसको आप रिवाय रखेंगे दोस्तों। इसलिए हम अपने दोस्तों वीडियोस में कभी ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि हम जानते हैं ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, उसके बाद में उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर पॉइंट, ये उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केवल एक प्रावधान आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्या क्या दोस्तों देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखा जाए तो संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य आपका सुपर पॉइंट। उसके बाद में दोस्तों प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं, सामाजिक शब्द हो गया, आर्थिक हो गया एवं राजनीतिक, ये उपबंध रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के प्रावधान से ले गए। इतना आप लोगों को इस टॉपिक से पूरी तरह से क्लियर रखना है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन कहां से आ चुका दोस्तों? जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने है, A to Z सब पूरी तरह से कवर किया गया। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, जनगणना 2011 से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फैक्ट दोस्तों आपके एग्जाम्स में आपसे मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये टू जेड आप लोग दोस्तों पूरी तरह से कवर करने शुरू करेंगे। बेसिक से बात करते हैं दोस्तों। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश है। वह अमेरिका 1790 में 10 के जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में की गई थी। A to Z आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे, रिवीजन इनका जरूर करेंगे, इसलिए हम दोस्तों आपको PDF के बारे में फोकस करवाते रहते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। अगला, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर C चंद्रमौली थे और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत दोस्तों 2200 करोड़ थी। आगे बढ़िएगा, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% थी। इसको आप रट के रखेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी। कितना? -0.31%। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण दोस्तों 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष बहुत बार पूछा गया, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ये बेसिक चीजें थी जिनको आप दोस्तों एक साथ कवर किए। आप चलिए जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। पहला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 यानी कि लगभग
121 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें पुरुष का बात की जाए दोस्तों तो 51.47%, और दोस्तों महिलाओं की बात की जाए तो 48.53%। इस डाटा को आप लोग पूरी तरह से रट के रखेंगे। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% और जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। एक एक फैक्ट दोस्तों जैसे क्रम से हम डाले हैं वैसे आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय कितना है 27.95%। एवं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला दोस्तों वृद्धि वाला वो नागालैंड है, कितना है दोस्तों -0.6%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादर एवं नागर हवेली है, कितना यहाँ का 55.9%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का तो 6.3%। यानी सबसे पहले हम दोस्तों राज्य की बात करते हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा सबसे कम, पूरी तरह से दोस्तों क्रम वाइज हम इसको कवर कर रहे हैं। अगला देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है, कितना है 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 17। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना है 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का केवल 46। क्रम से आप लोग कवर रखेंगे ताकि कंफ्यूजन न हो, सारे डाटा दोस्तों आप कवर कर सके। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है, कितना है 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना है 879। अब केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी, कितना 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दमन दीव है, कितना यहाँ का 618। आगे बढ़िएगा, एक एक डेफिनेशन के साथ दोस्तों क्वेश्चन डाल दिए गए, पुनः उनको दोस्तों पूरी तरह से वहीं पे रख दिया गया है। अब पॉइंट देखिए दोस्तों, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या में की तुलना में इसी आयु वर्ग में महिलाओं की कुल संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। अब शिशु लिंगानुपात आप लोग कवर कीजिए, डेफिनेशन आपको दे दिए हैं। सबसे पहले कितना है ये देख लीजिए, भारत का शिशु लिंगानुपात तो 919 है। पहला पॉइंट देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, कितना है 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना है 834। अब केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जी, कितना है यहाँ का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना है 871। इस तरह से दोस्तों आप पूरी तरह से इसको रिवाइज रखेंगे। अगला नोट क्या कह रहा है, 7 वर्ष और उसे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी कि साक्षरता आप कवर करने जा रहे हैं। पहले साक्षरता कितना है ये देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। जीडी में दोस्तों कम से कम 10 बार ये पूछा गया अभी हाल ही में जो हुआ है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो केरल है, कितना 94%। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना है 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना है 91.8%। और दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, कितना है 76.2%। इस तरह से इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, कितना है 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो गोवा है, कितना है 37.8%। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो गोवा है, कितना है 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो हिमाचल प्रदेश है, कितना है केवल 10%। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों आपका फैक्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना 37.7%। नेक्स्ट
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की जाए तो कुल जनसंख्या कितनी है? 20.14 यानी कि 20.14 करोड़। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला, यहाँ प्रतिशतता की बात हो रही, वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है। कितना? 31.9%। इस तरह से दोस्तों इसको अच्छे से रिवाइज रखें ताकि कोई भी फैक्ट यहाँ से आपका मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। अब पॉइंट देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही कि कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो 10.43 करोड़। अब इसमें दोस्तों आप पॉइंट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। आप प्रतिशतता में देख लीजिए, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला दोस्तों राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। कितना? 94.8%। आगे बढ़िएगा। अगला डाटा क्या कह रहा है दोस्तों? नोट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है। अब 2021 की जो जनगणना दोस्तों अभी हुई नहीं है, लेकिन नाम दोस्तों ये माना जाएगा 2021 का ही। इससे संबंधित जो फैक्ट है उसको देख लीजिए क्या है। 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना है दोस्तों, और इसके जो जनगणना आयुक्त हैं श्री विवेक जोशी हैं। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो रखा गया है, जन भागीदारी से कल्याण रखा गया है। 2021 की जनगणना दोस्तों भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के बारे में हम बता चुके हैं दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। बिहार एसएससी का पीडीएफ भी कंप्लीट किया गया दोस्तों। यूपी ट्रिपल एसएससी से जुड़ी विभिन्न वैकेंसीज के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? पंचवर्षीय योजना। ये भी आपका दोस्तों सुपर टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम में, कंटिन्यू आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मोस्ट हमारा सीट आपके सामने है। A to Z जितने भी दोस्तों पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट है। आप इस सीट को अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। टॉपिक हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए सबसे पहले आप बेसिक कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का है। अब योजना आयोग को समझ लीजिए। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, यही इतना फैक्ट हजारों बार पूछा गया है, किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये थी आपकी बेसिक बातें। आप चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से आप स्टार्ट कीजिए और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जितने भी फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आप पूरी तरह से क्लियर कीजिए। शुरू करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए दोस्तों, तो इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, क्रमशः यहाँ पे लगा है, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। सब कुछ आपको पूरी तरह से अपडेट किए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से नोट देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना थे। पहला पॉइंट है,
तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और अभूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब का 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। देखेंगे दोस्तों, मॉडल की बात की जाए तो ये डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर बनते हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिए, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन देखिए, पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबों हटाओ, दोस्तों मोस्ट मन गरीबी हटाओ हजारों बार पूछा गया का नारा दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। छठी पंचवर्षीय योजना आप देखिए दोस्तों, समाधि की बात की जाए तो 1980 से लेकर 85 तक। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पॉइंट देखिए, पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था, पहली बार। ध्यान रखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति, ध्यान रखिए कि सिफारिश पर कब 1982 में क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मोस्ट हमारे शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में क्या नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समृद्धि 1985 से 90, मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य का विकास। आगे बढ़िएगा, आठवीं पंचवर्षीय योजना देखिए दोस्तों, तो इसकी समावधि थी 1992 से 97, मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, नौवीं पंचवर्षीय योजना समावधि 1997 से 2002, मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना समावधि 2002 से 2007, मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, समावधि थी 2007 से 12, मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना समावधि 2012 से 17, मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम, समावेशी और सतत विकास। इसके बाद में आप जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। उसके बाद दोस्तों स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन कहाँ से, पंचवर्षीय योजना दोस्तों कहाँ से, पंचायती राज व्यवस्था। आपका सुपर टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों। सब कुछ देखिए हमारे द्वारा कैसे कलेक्ट किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। अब A to Z आप कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। अब पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, आप लोग जानते हैं, उनको पहले देखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब चलिए दोस्तों पहले एक एक पॉइंट को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। हर ट्रेंड से क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है। पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य जो उद्देश्य है स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सुपर पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं सूची में आता है, ध्यान रखेंगे, पंचायती राज निकायों के दायरे में इसमें 29 कार्यों को शामिल किया गया है और लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पहले कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सूची। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जो समितियां डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं मिलाने के लिए कोर्ट के माध्यम से बहुत सारी तरह से दिया था, उसको आप कवर कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां, सबसे पहले हनुमंत राव समिति गठित की गई थी 1983 में। GB के राव समिति गठित की गई थी 1985 में। LM सिंघवी समिति गठित की गई थी 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी 1957 में।
अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1977 में, और थुंगन समिति जो कि दोस्तों गठित की गई थी 1989 में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े क्वेश्चन कवर कीजिए ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके। पहला है ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, अशोक मेहता समिति ने। ध्यान रखेंगे, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है देखेंगे। क्वेश्चन रखा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब ध्यान रखेंगे, पृथ्वी से बात हुई दोस्तों, तो यहाँ पे सौर मंडल को लेकर पूरा हमको कवर करना होगा, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अटके गए। पूरी तरह से दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब एक एक पॉइंट आप लोग देखिए। पहला है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पृथ्वी दोस्तों हमारे सौरमंडल का पांचवां सबसे बड़ा ग्रह, यानी दूरी के अनुसार तीसरा है, आकार में पांचवा है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। जितने फैक्ट दिए जा रहे हैं दोस्तों आप अच्छे से कवर रखें। थोड़ा सा यहाँ देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, मध्य भाग को मेंटल और आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल में आकार के अनुसार ग्रह देख लीजिए दोस्तों, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी 5वें नंबर पर, फिर शुक्र, मंगल और बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ध्यान रखेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन आप यहाँ से कलेक्ट कीजिए। पहला क्या है, पृथ्वी दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर झुकी हुई है दोस्तों, कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में, तो शुक्र और मंगल के मध्य में। और छिद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट, सौरमंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। सौरमंडल में बाह्य ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह वो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। इतना आपको यहाँ से क्लियर रखने पूरी तरह से। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में। आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, भाग से बात हुई, यानी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उठाया गया है। टॉपिक दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड सेट आपके सामने 100% सब कवर है। अच्छे से एक रिवाइज रखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को हम लोग कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में, भाग 4 में। अब चलिए A to Z आप कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक एक सेंटेंस जो फैक्ट हमारे द्वारा दोस्तों डाला जाता है आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं। जिस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से हम मेंशन कर दिए हैं। आगे बढ़िएगा। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है और प्रावधान है उनको आप पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आर्टिकल 40 देखिए, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान इसी में ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली पूछा जाए अनुच्छेद 40 का संबंध किससे, या क्वेश्चन बना दी जाए ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 44 मोस्ट बार रहेगा ही, करंट का ज्वलंत मुद्दा भी है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। 48 का की बात की जाए पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान है। एक छोटा सा फैक्ट देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला टॉपिक्स देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहाँ से देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन रखा गया है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती है। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है, करंट से आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मोस्ट नंबर सीट आपके सामने A to Z बहुत सारे करंट के क्वेश्चन दोस्तों जो कि रिसेंटली हैं, तत्काल के अपडेट किए गए हैं, उनको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती है। अब एक क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। पहला है, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, तो NS राजा सुब्रमणी को। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 का मनाया गया 2 जून को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों कम से कम समय में आपको अपडेट करवा सकें, लेकिन आप दोस्तों इसका रिवाइज अच्छे से करेंगे, बिना रिवाइज के बाद बनने वाली नहीं है। नेक्स्ट,
जून 2024 में किसे तंबाकू के नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो पीवी सिंधु को। नेक्स्ट, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 64.2 करोड़ लोगों ने। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो तेलंगाना की। नेक्स्ट, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी यानी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजया भारती सयानी को। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला करंट का क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया? 5 जून को। किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुशील कुमार सिंह को। अगला, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया? तो गौतम अडानी ने। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण प्रकाश को। अगला, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया? 1 जून को मनाया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का मनाया गया 31 मई को। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा को। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 25 जून को। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का मनाया गया 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? एनवीडिया है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड एशियंस डे 2024 का मनाया गया 8 जून को। ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी और क्वेश्चन है करंट के जिनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या अगला आपका? T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 का खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर वैशाली ने। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश रंजन को। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास नामे शक्ति 24 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उमरोई, मेघालय में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रणदीप हुड्डा को किया गया, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो हुसैन बोल्ट और युवराज सिंह को। नेक्स्ट, परवेज सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया का। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 का मनाया गया 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो स्पेन है। कौन सा देश है? स्पेन है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका क्या है? 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जगत गुरु गुलजार जगत गुरु रामभद्राचार्य को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना नाम क्या है? वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 24 मार्च को। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना मिस्कॉ, जो कि चेक गणराज्य से आती है। नेक्स्ट, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया। सब कुछ आपको पूरी तरह से अपडेट रखनी है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या आपका? हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 30 मई को। नेक्स्ट, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने? राहुल गांधी। नेक्स्ट, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 11 पदक। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी की? यूनेस्को के द्वारा। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने? तो शंकर लालवानी हैं। और जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो असम राज्य में। ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।